जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स 104। यूनिट है आपकी यूनिट 2। तो इसमें देख लेते हैं अपन क्या है। नेक्स्ट है आपका डिमांड एनालिसिस। यूनिट 2 में डिमांड एनालिसिस पहला टॉपिक है मांग विश्लेषण। डिमांड थ्योरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस decision making in every business firm. There are many issues on which business executives have to take decisions, such as what to produce, when to produce, how to produce. मैंने क्या बोला, what to produce, ठीक है। यहाँ देखते हैं निर्णय लेना होता है, जैसे कि क्या उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना, उत्पादन गुणवत्ता कैसी होगी आदि। मांग का सिद्धांत इन समस्याओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ठीक है। मांग के सिद्धांत को समझने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि मांग क्या है, मांग का अर्थ क्या है। डिमांड इज कॉमन parlance मीन्स द डिज़ायर ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्ट। आम बोलचाल की मांग का तात्पर्य है किसी वस्तु के लिए इच्छा से होता है, किंतु अर्थशास्त्र की मांग का तात्पर्य इससे अधिक है। अर्थशास्त्र में इस शब्द मांग का अभिप्राय किसी वस्तु के लिए उस इच्छा से है जिसके पीछे उसकी रकम देने की योग्यता और तत्परता हो। कुल मिला के आपको ये समझना होगा कि किसी भी वस्तु के लिए अपन को उसकी योग्यता, उसकी तात्पर्यता, उसकी मांग, उसका डिमांड क्या है, ये सब अपन को पता होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति यदि कार खरीदना चाहता है किंतु उसकी कीमत चुकाने के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, तब उसकी चाहत को कार के लिए उसकी मांग नहीं कहा जा सकता। यदि कोई अमीर कंजूस का व्यक्ति कार को खरीदना तो चाहता है किंतु उसकी कीमत चुकाने के लिए वह तत्पर नहीं है, इसलिए कार के लिए उसकी इच्छा भी उसकी मांग नहीं है। किंतु किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धनराशि हो और कीमत चुकाने के लिए तत्पर हो, तब कार खरीदने के लिए उसकी इच्छा को एक और प्रभावी का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसी में हम देख लेते हैं कि दो डेफिनेशंस हैं। वस्तु की मांग उन मात्राओं का एक कार्यक्रम है जिन्हें क्रेता सभी संभव कीमतों पर किसी एक समय से तत्काल खरीदने में इच्छुक होते हैं। एक दिए गए मूल्य पर किसी भी वस्तु की मांग वस्तु की वह मात्रा है जो उसे कीमत पर हर इकाई पर खरीदी जाएगी, ठीक है। उसके बाद मांग एक विशेष अर्थ है। मांग क्या है? एक विशेष अर्थ है। सिर्फ किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा ही मांग नहीं है, इच्छा के साथ साथ सहमति एवं उसे खरीदने की भुगतान क्षमता भी होनी चाहिए। देखिए, मांग का विषय तो यही कहना चाह रहा है कि आपने किसी व्यक्ति मांग तो कर दी, लेकिन मांग के साथ उसमें सहमति भी होनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है, सहमति हमने दी, और उसके भुगतान करने की आप में क्षमता होनी चाहिए कि हाँ मैं इतना चुका सकता हूँ या इतना दे सकता हूँ। वो क्या होती है? आपकी मांग। अब पर्पस ऑफ डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण का उद्देश्य। मांग विश्लेषण का उद्देश्य दो तरह से होते हैं: विक्रय का पूर्वानुमान लगाना अथवा भविष्यवाणी करना, मांग परिवर्तन, फोरकास्टिंग ऑफ सेल्स एंड मैनिपुलेटिंग डिमांड। कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं, पर वे लाभ योजना की आर्थिक समस्या के समक्ष द्वितीय हैं। हर व्यापारी एवं फर्म अपना लाभ सबसे ज़्यादा करना चाहती है। मांग विश्लेषण विक्रेताओं के कार्य का मूल्यांकन करने हेतु एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह प्रतियोगियों की स्थिति पर नज़र रखने हेतु भी उपयोग किया जाता है। भविष्यवाणी करना मांग अध्ययन का सबसे सामान्य उपयोग है। एक बड़ी कंपनी को एक पूर्णकालिक योजना प्रबंधक की ज़रूरत होती है जो त्रैमासिक तथा वार्षिक विक्रय भविष्यवाणी को लागू करने हेतु जिम्मेदार है। यह पूरी योजना एक केंद्रीय भूमिका निभाता है ऐसे एक उद्योग में जो मौसम की विभिन्नताओं से प्रभावित होता है, जिसका एक व्यावहारिक उत्पादन कार्यक्रम है जो इन्वेंट्री तथा लागत को संतुलित करते हुए कुल लागत को न्यूनतम करता है। मांग विश्लेषण मांग परिवर्तन मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। भविष्यवाणी इस बात का सिर्फ एक संकेतक नहीं है कि सामान्य व्यावसायिक स्थितियां कंपनियां के विक्रय में क्या करेगी, उसे विक्रय रणनीति बनाने एक शक्तिशाली उपकरण में भी बदला जा सकता है। ये क्या है आपका पर्पस, क्या है डिमांड का विश्लेषण। अब देखते हैं मांग फलन। वस्तु की विभिन्न मांगी गई मात्राओं तथा उन मात्राओं के बीच संबंध रूप से परिभाषित किया जा सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस अमाउंट ऑफ कमोडिटी
demanded and the determinants of those amount. These determinants are as follows: the price of commodity, the income of consumer, the taste and consumers, the price of commodities. ये सारे इसके क्या हैं? इसके determinants. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है अर्थशास्त्र के जो भी मूलभूत नियम हैं उसमें कीमत, मैं क्या बोला, कीमत और मांग के भी संबंध व्याख्या करता है। यह व्यावहारिक अनुभव की बात करता है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होगी? घटेगी। अतएव वस्तु कीमत और मांग के बीच एक विलोम शब्द है, अर्थात विक्रय के साथ कीमत के मांग का नियम कहा जाता है। मार्शल, कीमत गिरने से मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने से वह घटती है। मांग की शर्तों में यदि स्थिरता बनी रहे तो वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि, मांग गिरावट आती है और कीमत में गिरावट होने से मांग में वृद्धि होती है। ये क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी। लचीलेपन का अर्थ और परिभाषाएं। मांग में लचीलेपन का अभिप्राय मांग वक्र निर्दिष्ट व्यवहार से है। यह हमें उस संबंध के बारे में बताता है कि कीमत में परिवर्तन से मांगी गई मात्रा कैसे प्रत्युत्तर या रुख अपनाती है। कीमत में परिवर्तन से मांगी गई किस अन्य से प्रत्युत्तर या अपना रुख अपनाती है। इसे मांग के लचीलेपन का रूप जाना जाता है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to a particular behavior of a demand curve. It tells us something about how the quantitative demand responds to change the price. The degree to which the quantitative demand responds to change in price is known as elasticity of demand. अब इलास्टिसिटी, मांग के लचीलेपन के प्रकार देख लेते हैं। The effect of a change in price is not homogeneous on demand. That is, elasticity demand may be high or low. There are 5 types of elasticity demand. कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मांग के समरूपी नहीं हुआ करता, अर्थात मांग का लचीलापन ऊंचा या नीचा होता है। मांग के कुछ 5 प्रकार के होते हैं। संपूर्ण लचीलापन, संपूर्ण रूप से लचीला। उस मांग को संपूर्ण रूप से लचीला कहा जाता है जिसकी कीमत थोड़ा सा परिवर्तन होने या नहीं होने की मांग में ऊंचा परिवर्तन हुआ करता है। मांग में यह प्रकार शुद्धता काल्पनिक ही है, इसकी व्यवसाय में जीवन नहीं पाया जाता। उदाहरण स्वरूप, किसी वस्तु की कीमत में 5% गिरावट से उसकी मांग में 30% की वृद्धि हो जाए तो संपूर्णतः लचीला कहा जाएगा। इस प्रकार के मांग को अपरिमित या E=X कहा जाता है। ठीक है, सारणी में स्पष्ट है। ओ रेखा में OD, मांग को झुककर ON, ये OD है। ठीक है, ये मांग को झुककर ये ON, ON1, ON2 ये नीचे की तरफ दर्शा रहा है। ये मांग की उछाला गिरावट आती है, अव्यवहारिक है। अगला देख लेते हैं। हाईली इलास्टिक, सबसे अति लचीला। कीमत में परिवर्तन जब मांग के अनुमानित से अधिक होता है। व्हेन देयर इज अ राइज ऑफ 20%, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। डिमांड में फुल, डिमांड में 40% की गिरावट आ जाती है। द डिमांड इज हाईली इलास्टिक। यह OM1 देखो, OM1 पर और ON मांग है। ठीक है, किंतु कीमत जब गिरकर OM पर आती है, जब OM पर आती है, ये गिरकर यहाँ जाती है तो मांग बढ़कर ON1 पर चली जाती है। हाईली इलास्टिक होता है। ठीक है, इलास्टिक, व्हेन देयर इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, डिमांड इज कॉल्ड इलास्टिक। कीमत में 10% गिरावट से मांग में 10% की वृद्धि होती है या मांग लचीली होती है। क्या होती है? लचीली होती है। DD मांग वक्र है। कीमत रेखा OP पर ON मांग है। वस्तु की कीमत जब OP1 हो जाती है तो उसकी मांग अनुपातिक तौर पर बढ़कर ON1 होती है। नेक्स्ट, ये देखिए, इसका डायग्राम है। इनलास्टिक डिमांड, गैर लचीली डिमांड। When there is less proportionate change in demand then a change in price, it is called inelastic demand. Elasticity is less than the unit. कीमत में 40% की वृद्धि हो, 40 कितने की? 40% की वृद्धि हो, तब मांग में 10% की कमी, मांग में 10% की कमी।
कोई ऐसी मांग गैर लचीली कहा जाता है। गेहूँ, शक्कर, दूध आदि आवश्यक गैर लचीली हुआ करते हैं। परफेक्टली इनलास्टिक, कीमत में भारी परिवर्तन की स्थिति में जब मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसी मांग संपूर्णतः गैर लचीली कहा जाता है। यह भी केवल काल्पनिक है, इसमें कीमत के सभी स्तरों की मांग यथावत स्थिर बनी हुई है। ठीक है, ये सभी चीज़ स्थिर, ये स्थिर है, बराबर चल रहा है, ये स्थिर है, स्थिर। आप लोगों को पढ़ने में इसमें आसानी होगी। मैं जहाँ भी मेरे रेड पेन से निशान लगा दे रहा हूँ उनको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको ये बाद में मार्क्स से नोट्स आपको बराबर सही से मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। ये देख लिया। अब प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डॉन, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ठीक है, मांग की कीमत लचीलेपन निम्नतर रूप से 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, संपूर्णतः लचीली मांग, उच्च लचीली मांग, गैर लचीली मांग, संपूर्णतः गैर लचीली मांग। परफेक्टली इलास्टिसिटी, हाईली इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड, इनलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड। डिमांडिंग फोरकास्टिंग, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, मांग पूर्वानुमान। डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान। व्यापार आयोजन के लिए पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है। पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाना क्या चीज़ है, क्या हो सकता है, क्या मांग हो सकती है, भविष्य की मांग में क्या होगा। ठीक है, मांग उत्पाद है, भविष्य की मांग का पूर्वानुमान लगाना। व्यापार प्रबंधन में सफलता निर्भर करना, किसी उत्पाद के लिए भविष्य की मांग वह कितना सही पूर्वानुमान लगा सकता है, ये सब करना। ठीक है, यहाँ वहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है व्यापक पैमाने में उत्पादन करना। उनकी छोटी फर्मों का पूर्वानुमान की समस्या गंभीर प्रकृति रूप से हो सकती है, जहाँ पर कुल मांग की तुलना आपूर्ति काफ़ी छोटी अंशदायी हो सकती है। उत्पादक अल्पकालिक प्रकृति की सेवाएं देते हैं। अल्पकालिक पूर्वानुमानों के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करना कठिन होता है। दीर्घकालिक पूर्वानुमानों के लिए यह काफ़ी कठिन होता है, या फिर इसकी सही गणना या इसकी गणना करना कि कीमत, विज्ञापन, व्यय, क्रेडिट, आर्थिक शर्त आदि जैसे विशिष्ट मांग परिवर्तन होंगे, यह मांग कैसे प्रभावित करेंगे। अर्थशास्त्र द्वारा अनेक पूर्वानुमान तकनीकों विकसित की गई है। प्रत्येक तकनीक अपनी स्वयं सीमाबद्धताएं और महत्व हैं। ठीक है, ये क्या है, पूर्वानुमान। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मांग पूर्वानुमान की विधियाँ। इसको आप रीड करिए, मैं आपको ये समझाता हूँ। डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड। सबसे पहले सर्वे होगा। ठीक है, डिमांड मांग पूर्वानुमान। एक स्टैटिकल बॉडी मेथड बनेगा। क्या बनेगा, एक स्टैटिकल मेथड बनेगा। ओपिनियन सर्वे मेथड होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड होगा। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट क्या कहते हैं उसके बारे में, बैरोमीटर मेथड लगेंगे। ठीक है, इकोनोमेट्रिक मेथड, ठीक है, डेल्फी मेथड, फिर कंज्यूमर का इंटरव्यू, फिर रिग्रेशन मेथड और साइमल्टेनियस मेथड। ये इसका एक क्या है आपका, बार ग्राफ, ये चार्ट, ये फिगर, चार्ट फिगर आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मांग के पूर्वानुमान करने वाली। पहले यह समझ लेना है कि जरूरी है कि कोई व्यक्ति पूर्वानुमान से आखिर क्या प्राप्त करना चाहता है। वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों की अपनी अलग मांग होती है, अतः कोई वस्तु किस श्रेणी में आती है यह तय करना ज़रूरी है। वस्तुओं की कीमत 3 श्रेणियों में बनाई जा सकती है। पहला, टिकाऊ उपभोक्ता, अटिकाऊ उपभोक्ता, पूंजी वस्तुएं। अगला, इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान का महत्व। प्रबंध का निर्णय, एक सक्षम मांग पूर्वानुमान प्रबंध की संयंत्र क्षमता, कच्चे माल की ज़रूरत, स्पेस तथा भवन जरूरतों तथा श्रम एवं पूंजी उपलब्धता के संबंध अनुकूल निर्णय लेने में सहायता करता है। उत्पादन शेड्यूल की मांग ज़रूरत के अनुसार निर्मित किया जा सकता है, जिससे स्कंद उत्पादन तथा अन्य संबंधित लागतें न्यूनतम हो सकती है। मूल्यांकन, मांग पूर्वानुमान विक्रय विभाग के निष्पादन का मूल्यांकन करने में भी सहायता करता है। गुणवत्ता तथा गुणवत्ता नियंत्रण, मांग पूर्वानुमान न्यूनतम लागत के
7. सही समय पर सही गुणवत्ता तथा मात्रा की अंतिम वस्तुएं होने के लिए एक संस्थान के प्रबंध के हाथों एक ज़रूरी तथा प्रभावी औजार है। वित्तीय अनुदान। मांग पूर्वानुमान एक फर्म के लिए विक्रय स्तर तथा उत्पादन परिचालनों के आधार पर इसकी वित्तीय ज़रूरतों का पूर्वानुमान करने में भी उपयोगी होता है। साथ ही कोषों को उचित शर्तों को पाने में कुछ समय की ज़रूरत होती है, अतः विक्रय पूर्वानुमान अग्रिम उचित शर्तों पर्याप्त कोषों की व्यवस्था का संभव करेगा। ये होता है वित्तीय अनुमान। अल्पावधि अनुमान, इसमें ये होता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है फर्म जो होता है दीर्घकालिक उत्पादन में लगी है तथा उत्पादन में लंबी गर्भधारण अवधि, ऐसी परिस्थितियों में भारी मांग के बारे में जानकारी जो है अल्प उत्पादन या अधिक उत्पादन में बचने के लिए ज़रूरी होता है। भविष्य के लिए दिशा निर्देश। एक विशिष्ट उत्पादन के लिए मांग पूर्ण संबंधित उद्योगों के मांग पूर्ण दिशा निर्देश पूर्वानुमान कराता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल के लिए मांग पूर्वानुमान, टायर उद्योगों के लिए 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया की मांग। सरकार के लिए महत्व है वस्तुओं के लिए आयातों निर्यातों के लक्ष्य निर्देश करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में नियोजित करने के लिए भी उपयोगी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका टॉपिक। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।